बस वही जी जी। और उसके बाद फिर आप लोग कर लीजिएगा जैसे हमने उस दिन किया जी था। जी। सभी को नमस्कार। आज अत्यधिक हर्ष का विषय है कि आज हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षकगण, पालकगण और हमारे प्राचार्य, हमारे डीओस, जॉइंट डायरेक्टर्स सभी आज इस मंच से जुड़े हुए हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमारे बीच आज हमारे विभाग की प्रमुख सचिव मैडम रश्मि अरुण शमी हमारे साथ हैं। मैं मैम को बताना चाहूँगी कि आज का ये सत्र जो अपन ने आयोजित किया है मैम, इसमें अपन ये बताना चाहते हैं कि विगत 3 माहों में जो कोविड के दौरान चुनौतियाँ रही हैं, उस समय में स्कूल शिक्षा विभाग ने जो कार्रवाई की है, साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं, शिक्षकों को बताना चाहते हैं कि अब 1 जुलाई आज प्रारंभ हो गया है हमारा नया शैक्षणिक सत्र, तो उसमें हम क्या क्या गतिविधियाँ किस तरह से करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैडम से आग्रह करूँगी कि वो हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें, फिर अपन विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू मिस कियावत। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि अरुण शमी है। मैं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये जो फेसबुक लाइव इवेंट आज आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य है कि आपको, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी एक संक्षेप में आपको बताया जाए कि हमने कोविड के दौरान क्या आपकी सहायता से क्या क्या गतिविधियां की हैं और अब इस अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय में हमारे आगे की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। आप जानते हैं कि नॉर्मली जो शैक्षणिक सत्र है वो 15 जून से प्रारंभ होता था और अप्रैल के महीने में भी 1 महीना स्कूल चलते थे, किंतु इस बार लॉकडाउन के कारण हमने मार्च के अंत में ही स्कूलों को बंद कर दिया था। अप्रैल का पूरा माह स्कूल बंद रहे। मई ऐसे भी हमारी जो अवकाश होते हैं, ग्रीष्म अवकाश होते हैं, और जून का भी आधा हिस्सा ग्रीष्म अवकाश के ही रूप में होता है। सामान्यतः अगर कोविड सिचुएशन नहीं होती तो 15 जून से स्कूल खुल जाते और हम स्कूल्स में एडमिशन प्रारंभ करके अब तक पढ़ाई प्रारंभ करते थे, किंतु कोविड के कारण पूरे जून के महीने में स्कूल्स बंद रहे। अभी भी आपने अखबार में पढ़ा होगा और पोर्टल पे भी हमारे निर्देश स्पष्ट हैं कि 31 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। शैक्षणिक संस्था बंद रहने का उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार से कोई भी बच्चे को या किसी भी टीचर को ऐसे असुरक्षित कोई स्थिति का सामना ना करना पड़े जिसके कारण उनको दिक्कत हो सके। किंतु शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहने का ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई तो निरंतर चलती रहेगी और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे करेंगे, हम बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे, हमारे शिक्षक क्या तैयारियां करेंगे जिससे कि बच्चे कठिन समय में भी पढ़ाई से जुड़े रहें, इसी पर सारा आज का प्रोग्राम केंद्रित है। मैडम अभी विस्तार से बताएंगी कि क्या क्या व्यवस्थाएं राज्य की तरफ से की जा रही है, शासन की तरफ से, क्या हमें जो हमारे शिक्षकगण हैं उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, पेरेंट्स से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं। हम किसी भी तरह से इस मुश्किल की घड़ी में बच्चों या माता पिता पर एक्सेसिव हम बोझ नहीं डालना चाहते, उनको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ाई से जुड़े नहीं रहे तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लर्निंग लॉस क्रिएट हो जाएगा। बच्चे जो पढ़े थे उससे अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें वो भूल सकते हैं और आगे चल के कठिनाई आएगी। इसलिए वो पढ़ाई से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं अभी की गई थी, लेकिन अब एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको किया जाएगा। अब मैं अनुरोध करूंगी मिसेस कियावत से कि आप लोगों को वो बताएं। इससे पहले सिर्फ एक बात मुझे और कहनी है, वो ये है कि आप सभी लोग जो हैं जानते हैं कि अभी आज से राज्य का एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कोरोना को लेकर के। एक डोर टू डोर सर्वे का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस अभियान से जुड़े होंगे। अगर आप उसमें से जुड़े हैं तो आप चिंता मत करें, आपको जो काम बताया जा रहा है वो ऐसा है कि आप उस अभियान के साथ जुड़ते हुए भी कर सकते हैं। कोई आप पे कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला जा रहा।
हमारी मंशा किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप बहुत परेशान हो इस समय में, पर यह है कि आप दोनों काम, अगर आप उस काम से जुड़े हैं तो दोनों काम आप सुविधापूर्वक तरीके से कर लें। अगर आप उससे नहीं भी जुड़े हैं तो भी एज अ कॉमन सिटीजन, तो हम सब उसी अभियान से जुड़े हुए हैं, तो भी आप अपना योगदान उसमें बनाए रहें। थैंक यू। मैम आज डॉक्टर्स डे भी है और कोरोना की आपने बात की है तो मैं चाहूँगी आप सभी को बधाई भी दें आज डॉक्टर्स डे के लिए। आज 1 जुलाई है मैम। डॉक्टर्स डे के भाई जो मैं आज वो नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे ऐसे, या हमारे टीचर्स भी होंगे जिनके परिवार में कोई ना कोई मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो उन सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम ने जैसे अभी अपने को मार्गदर्शन दिया, मैं आगे बताना चाहूँगी कि बच्चों, आप सब बच्चों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मैम भी को भी बताना चाहूँगी मैम, इस बार बच्चों ने पिछले वर्ष जो आपने निर्देश दिए थे और इन्होंने जो बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, तो उसका ये परिणाम रहा है कि इस वर्ष हमारे कक्षा 9 का परिणाम 10% अधिक आया और कक्षा 11वीं का परिणाम में 5% वृद्धि हुई है। तो इस तरह से 10th का रिजल्ट 49 से 59% हुआ है और 81 से 86% हुआ है। तो इसके लिए मैम सभी टीचर्स को और सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत बधाई कि उन्होंने इतना एफर्ट और इतनी मेहनत लास्ट टाइम की, जिसके हमारे बच्चों का रिजल्ट इम्प्रूव हुआ। जी, तो मैम आगे ये बताना चाहूँगी और बच्चों को भी विशेष कहना चाहूँगी कि बच्चों, इस 3 माह की अवधि में आप लोगों ने तो पढ़ाई की है, पर आपके साथ साथ हमारे शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की है। मैं बताना चाहूँगी कि इन 3 माह में हमारे शिक्षकों ने सबसे पहले ब्रिटिश काउंसिल ने इंग्लिश का एक बहुत अच्छा मूक कोर्स ऑर्गेनाइज किया, दैट इज़ मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, जिसमें कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट इन क्लासरूम बताया गया और लगभग हमारे 7,000 टीचर्स ने इस प्रशिक्षण को लिया है। इसी तरह मैम बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ का एक हैप्पीनेस प्रोग्राम चल रहा है, अलोहा अध्यात्म विभाग जो अपना चलाता है, अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। तो ऑनलाइन हमारे 10,000 शिक्षक साथी इसमें जुड़े और इन्होंने इस कोर्स को किया है मैम। इसी तरह मैम ये जो अपना स्पोर्ट्स के एकेडमी है, गोपी चंद फुलेला जी का जो मेंटर है जहाँ ELMS फाउंडेशन, उसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल के 300 PTIs ने एक कोर्स किया और 21 डेज का LNCP त्रिवेंद्रम से एक कोर्स साइन ने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें हमारे 3000 प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर्स भी जुड़े हैं। तो हमारे बच्चों में निरंतर सुधार के लिए और गुणवत्ता को हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए हमारे टीचर्स ने विगत 3 माहों में अनूठे प्रयास किए मैम। अब मैं आगे की रूपरेखा बताना चाहूँगी। तो सभी पालकों और बच्चों को बताना चाहूँगी कि आप सब विदित हैं कि अप्रैल माह से, जैसे ही मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और ये कोविड की चुनौतियाँ आईं, इस चुनौती को विभाग ने चुनौती के रूप में स्वीकारा और अवसर के रूप में देखा है और इसको अवसर के रूप में परिवर्तित करते हुए विभाग ने अप्रैल माह से ही कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसा आपको विदित है कि 13 अप्रैल से ही अपने वो पालकों के समूह बना लिए गए और 50,000 डिजी लैब प्रोग्राम से आप सब परिचित हैं। डिजी लैब प्रोग्राम है डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 50,000 समूह व्हाट्सएप के बनाए गए हैं और इन समूहों में निरंतर रीडिंग मटेरियल भेजा जा रहा है। ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन समूहों में हम लोग विषयवार सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही ये जो सामग्री डिजी लैब पे जा रही है, इसको हम लोगों ने विमर्श पोर्टल पर भी संधारित किया है। तो जो बच्चे ये सामग्री वहाँ अगर उनका मिस हुआ है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विमर्श पोर्टल पर ये सामग्री उपलब्ध है। हमारे टीचर्स इसको पेन ड्राइव में कॉपी करके कक्षा में भी बताएंगे। इसी तरह हमने DDMP के माध्यम से भी मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण किया जा रहा है। आप सबको विदित है कि सप्ताह में 5 दिन इसमें दूरदर्शन की मदद से हम लोग अपने पूरे दूर दराज के क्षेत्रों में दूरदर्शन के माध्यम से निरंतर 11 मई से कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं और इसका समय सारिणी भी आपको दिख रही होगी। कक्षा 10 के लिए 12 बजे से 1 बजे तक कक्षाएं लगती हैं, कक्षा 12 के लिए 3 से 4 बजे तक और 21 मई से हमने कक्षा 9 और 10 के लिए भी 9वीं और 11वीं के लिए भी कक्षाएं प्रारंभ की है। कक्षा 9 की 10 से 11 बजे तक और 11 की 11 से 12 बजे तक। और मुझे बताते हुए खुशी है बच्चों की शनिवार को जीवन कौशल शिक्षण सामग्री आपको दी जा रही है और जिसका बच्चे बहुत लाभ उठा रहे हैं। और शनिवार को बच्चे माता पिता को कहते हैं हम घर से बाहर जाएंगे नहीं, हमें ये कार्यक्रम देखना है। 22 जून से प्रतिदिन अब हम 10 बजे से 10:20 तक अंग्रेजी कक्षा, आओ अंग्रेजी सीखें, ये कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। सभी बच्चों, आप जानते हैं
इसके साथ साथ पहले मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, बहुत बच्चों को और बहुत पालकों को ये जानना चाहते हैं कि ये अंग्रेजी का प्रसारण किस किस चैनल पे किया जा रहा है, या बाकी भी जो हमारे प्रसारण हो रहे हैं वो सारा प्रसारण हमारा DDMP पे किया जा रहा है। मैं आपको विशेषकर बताना चाहूँगी कि आपके यहाँ अगर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए चैनल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर डिश TV है तो 795 नंबर चैनल पे आएगा, DD डायरेक्ट है तो 105 पर, सन TV है तो 648 पर, वीडियोकॉन D2H है तो 898 चैनल पर, रिलायंस है तो 390 चैनल पर, एयरटेल है तो 350 पर, टाटा स्काई है तो 1197 पर, डिजियाना है तो 181 पर, हैथवे है 482 और डिजिटल 318 और डिजी केबल है तो 665। तो ये सभी सर्विस प्रोवाइडर्स हमारा प्रोग्राम दिखा रहे हैं। तो मेरा सभी बच्चों से और उनके पालकों से और शिक्षकों से अनुरोध है कि आप ये DDMP पर हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें। इसमें जो नया एडिशन है वो आओ अंग्रेज़ी सीखें। हमारे प्रदेश में मैं चाहती हूँ हमारा हर बच्चा अंग्रेज़ी बोलना सीखे, जिसके लिए यद्यपि पुस्तकें हैं पर एक सरल माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी है कि एक मैरिको जो संस्था है, जो निहार शांति फाउंडेशन है, वो पाठशाला फनशाला कार्यक्रम चलाती है। उनके सौजन्य से हम लोगों ने ये प्रसारण प्रारंभ किया है। ये प्रसारण प्रतिदिन हो रहा है प्रातः 10 बजे से 10:20 तक। अभी 20 मिनट का प्रोग्राम है, पर बच्चों की जैसी मांग आई है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा लंबा किया जाए, तो इसको अभी हम 30 मिनट का करने जा रहे हैं। और हमारे ये 50 सत्र थे जिसको हम 31 जुलाई तक पूरा पूर्ण करने के लिए 30 मिनट्स में प्रोग्राम को आयोजित करके 31 जुलाई तक करेंगे। मेरा प्रत्येक कक्षा के बच्चे से आग्रह है कि वो कृपया इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें, ज़रूर सुने और अल्फ़ाबेट्स में उच्चारण करें। अंग्रेज़ी, हिंदी में जितनी मात्राएं हैं उतनी अंग्रेज़ी में कोई मात्रा नहीं। मात्र A से Z तक 26 अक्षरों का ये खेल खेल में हम सीख सकते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं ये इंग्लिश का, जिसमें ये कहा गया है ये कि अनूठा कार्यक्रम है। इसमें अब तुमसे दूर नहीं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, पढ़ो लिखो बोलो इसको अपना तुम मित्र जान। तो बच्चों, हमको अंग्रेजी को मित्र बनाना है और ये कार्यक्रम को हमें ज़रूर सीखना है। नेक्स्ट, विगत 3 माह में हम लोगों ने जो डिजिलैब प्रोग्राम के अंतर्गत प्रगति की है, मैं आप सभी पालकों से शेयर करना चाहती हूँ, सभी बालिकाओं से शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कंटेंट बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। अभी तक 50,000 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने और मुझे बताते हुए खुशी है कि 21 लाख हमारे इस ग्रुप में पालक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। पर साथ ही लेकिन ये भी बताना चाहूँगी कि जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तब मात्र 2 लाख थे, अब ये बढ़कर 6.5 लाख हो गए। लेकिन फिर भी अभी यह गैप बहुत अधिक है। 14.5 लाख हमारे बच्चे और इस कार्यक्रम का लाभान्वित हो सकते हैं। मैं सभी पालकों से और सभी बच्चों से कहूँगी कि जिनके पास अपने स्मार्ट मोबाइल्स हैं वो ज़रूर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं वो अपने बच्चों को सामग्री दिखाएं। और जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल है वो आवश्यक रूप से इस प्रोग्राम को डिजिलैब से अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम को अनिवार्यता देखें। बच्चों, अब तो ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका। इस बार अपने को अवकाश की अवधि भी बहुत अधिक मिली है। तो अभी हम विगत 3 माह से अवकाश मना चुके हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे शिक्षक साथी भी आके आग्रह कर रहे हैं और बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब अध्ययन अध्यापन शुरू होना चाहिए। तो जैसा कि आपको विदित है कि इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलते हुए अपन ने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन प्रारंभ की हैं। और अभी ये 1 माह भी अभी आपको विदित है कि 31 जुलाई तक अभी भी हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उसमें हम तत्काल स्कूल खोलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अब वर्तमान व्यवस्था में हम इस पढ़ाई को जो अभी तक हम चला रहे थे इसको और सिस्टमेटिक कर दें। जैसा कि आपको विदित है कि कक्षा 9 से 12 का मटेरियल हम न सिर्फ डिजिलैब में मोबाइल के माध्यम से भेज रहे हैं वरन टीवी से भी भेज रहे हैं और साथ ही साथ अब हम पुस्तकें भी लाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसमें हम सामंजस्य बिठाएं। तो 16 जुलाई से हम हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम डिजिलैब अपना जो है और टीवी इनको सामंजस्य बनाते हुए समान रूप से समान प्रकृति का पाठ्यक्रम की जानकारी आपको भेजना प्रारंभ करेंगे ताकि अब बच्चों में कोई एक रूपता से पढ़ाई आगे जारी रख सकें। अब मैं बच्चों बताना चाहूँगी कि अभी से अप्रैल तक हमारे पास मात्र मोबाइल और टीवी था। अब जैसा कि विदित है कि जुलाई आ गई और अब अपने स्कूल खुलना चाहिए थे पर स्कूल नहीं खुले, तब हमने अपने घर को ही अपनी पाठशाला बनाया है।
पर अपने घर में भी पाठशाला बनाना है तो पुस्तकें तो आवश्यक हैं। तो बच्चों, जुलाई माह में हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले आपको पुस्तकों का वितरण करने। मैं बताना चाहूँगी कि जुलाई माह में कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थी, उनको हम पाठ्य पुस्तक से पढ़ाएंगे, और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को बताऊंगी कि ब्रिज कोर्स चलाएंगे। जैसा कि आपको विदित है, कक्षा 8 से बच्चा जब कक्षा 9 में आता है तो हम लोग प्रारंभ के 3 माह में उनको ब्रिजिंग करते हैं, तो ये ब्रिज कोर्स की सामग्री देते हैं। तो यही सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जरूर बताना चाहूँगी कि ये सामग्री तीनों 16 जुलाई से वही सामग्री डिजी लैब पे होगी, वही टीवी पे दी जाएगी, और वही ब्रिज कोर्स की सामग्री आपके घर में उपलब्ध होगी कक्षा 9 में, और पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी। बहुत सारे पालक चाहते हैं कि उनका बच्चा सीबीएसई बोर्ड दे या एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़े। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड ने भी अभी एनसीईआरटी की पुस्तकों को कक्षा 9 से 12 तक लागू करने का निर्णय ले लिया है। और वर्ष 2020-21 में हम कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें ला रहे हैं। कक्षा 11 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू की पुस्तकें ला रहे हैं। और कक्षा 12 में इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र की पुस्तकें देंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कक्षा 9वीं और 11वीं में अब इस सत्र से हमारा पूरी पुस्तकें एनसीईआरटी की चलेंगी, और वर्ष 21-22 से कक्षा 9 से 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का होगा। अब ये बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा की कि हम बच्चों आपको पाठ्य पुस्तकें वितरित करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पाठ्य पुस्तकें जो हमारी छप चुकी हैं इनको सबसे पहले हम विकासखंड स्तर पर पहुंचा दें, जो कि कार्यवाही हमारी निरंतर जारी रही है। और अब हम आज से अपने ब्लॉग्स को, और सभी जो मेरे शिक्षक साथी प्राचार्यगण, संकुल प्राचार्य सुन रहे हैं, ये सामग्री जो विकास खंड तक पहुंच जाएगी। आपको 6 जुलाई तक अपनी अपनी शालाओं में पुस्तकों को लाना है। उसके बाद अपन चाहेंगे कि 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में बच्चों को प्रवेश दे दिया जाए, और साथ ही साथ पुस्तकों का वितरण भी कर दिया जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगी बच्चों की पुस्तकों को, चूँकि अब घर में विद्यालय रहेगा तो आपको टाइम टेबल भी हम इन पुस्तकों के साथ टाइम टेबल भी उपलब्ध कराएंगे, वो उस और साथ में मासिक कैलेंडर देंगे। तो वो पुस्तकों के साथ अवश्य लेकर जाइए, ताकि आप अपने घर में उसको चस्पा कर लें, और उसके अकॉर्डिंग हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का 16 जुलाई से विधिवत शुभारंभ किया जा सके। तो बच्चों, अब जरूरत है कि शाला स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक वितरित होंगी, साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर इसमें हमारे टीचर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनको निर्धारित करना होगा कि शाला स्तर पर वो चरणबद्ध तरीके से, जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, वो बच्चों को आमंत्रित करने के लिए कक्षावार दिनांक और समय निर्धारित करते हुए विद्यार्थियों को बुलाएंगे और उनको पाठ्य पुस्तकों का वितरण करेंगे। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत से श्रमिक भाई बहन दूसरे प्रदेशों से भी हमारे प्रदेश में लौट कर आए, तो बहुत सारे बालक भी, हमारे बच्चे भी आए हैं साथ में। उनकी शिक्षा की निरंतरता को जारी रखना आवश्यक है बच्चों। तो जो भी बच्चा प्रवेश लेने आएगा वो अपने साथ अपनी पुरानी कक्षा की पुस्तकें लेकर आएगा। और मैं सभी स्कूलों से आग्रह करूंगी कि जो भी बच्चा स्कूल में पहले प्रवेश लेगा, प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर वो पुस्तकें वितरित की जाएंगी। और जो पुरानी पुस्तकें बच्चों की, वो बुक बैंक में अनिवार्यतः जमा कीजिए, क्योंकि आपको विदित है कि पुस्तकों को छपने में बहुत समय लगता है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा पुस्तक प्राप्त करने से वंचित रहे। प्रत्येक स्कूल में बुक बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक की पुरानी पुस्तकें बुक बैंक में उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी छात्र एनरोल होंगे इस वर्ष, प्रत्येक छात्र को पुस्तक मिल जाए, और छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे दूसरे प्रदेशों से अभी अपने अपने घरों को वापस लौटे हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय के साथ मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगी कि पाठ्य पुस्तकों के साथ विद्यार्थियों को टाइम टेबल अवश्य दीजिए, ताकि वो घर पर उस टाइम टेबल को फॉलो कर सके। अब अगली बात है हमारे विद्यालय में प्रवेश की। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को प्रवेश देना है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रधान अध्यापक का ये दायित्व होगा कि वो निकटस्थ जो माध्यमिक शाला है वहाँ से हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल जो निकटस्थ है उसमें कक्षा 8 के बच्चों की टीसी उपलब्ध कराएंगे, और वो टीसी प्राप्त करने के आधार पर जो हमारे हाई सेकेंडरी हाई स्कूल के प्राचार्यगण हैं वो विद्यार्थियों को प्रवेश के दिनांक की सूचना देंगे। और हमको विद्यार्थियों की ट्रैकिंग अभी से करना है, ताकि हमारे 100% बच्चे प्रवेश ले सकें। और एक परिसर एक शाला के लिए, जैसा आप सभी को विदित है कि कक्षा 8 का जो विद्यार्थी है वो स्वतः ही हमारा प्रवेश ले लेगा और उसका नामांकन एनरोल हो जाएगा हमारे स्कूल में। नेक्स्ट, कक्षा 10वीं और 12वीं, मैं ये बताना चाहूँगी कि 10वीं और 12वीं का जो गत वर्ष का परीक्षा परिणाम है उसके आधार पर अब हमारे बच्चों को यहाँ पर नामांकित किया जाना है।
अब मुद्दा आएगा कक्षा 11वीं का कि 11वीं के बच्चों को हम कैसे प्रवेश दें, क्योंकि अभी 10वीं का रिजल्ट नहीं आया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 10वीं के विद्यार्थियों के जो प्री बोर्ड के अंक हैं उसके आधार पर आपको 11वीं में प्राविधिक प्रवेश देना है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, अगर हमारा 10वीं का रिजल्ट अभी 6 जुलाई तक आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन दे दीजिए। कक्षा 11 में जो बच्चे प्रवेश लेंगे, बहुत जरूरी है उनका विषयों का चयन कराना। इसलिए मैं विशेष रूप से चाहूंगी, प्रशिक्षकों से अनुरोध करूंगी कि जब ये बच्चे प्रवेश के लिए आए, चूंकि आपने इनको शिक्षा दी हुई है 10वीं कक्षा तक, और आप इनका इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन, अपन इनका इंटरेस्ट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराया है, तो इनको कैरियर ऑप्शंस के आधार पर इनका इंटरेस्ट को देखते हुए इनकी काउंसलिंग करें और इनको सही विषय चयन करने में मदद कराएं। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11वीं में हम जिस विषय में प्रवेश ले लेते हैं उसी से हमारे आगे का कैरियर डिसाइड होता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हो सकता है कि कुछ बच्चे हमारे दूसरे जिलों से आए या दूसरे प्रदेशों से आए, और हो सकता है उनके पास टीसी भी उपलब्ध ना हो, पर आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर टीसी या मार्कशीट बच्चों के पास नहीं भी है तो आप उनको प्रोविजनल एडमिशन जरूर दें। कोई भी विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं रहे, यह इंश्योर करना हमारे प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी है। मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगी और टीचर्स को भी कि कैरियर काउंसलिंग एक पोर्टल अपन ने 13 जनवरी को लॉन्च किया था। इसका जो ये पोर्टल है www.mpaspire.com। मैं सभी को बताना चाहती हूँ, ये शासकीय विद्यालय के बच्चों के लिए पोर्टल तैयार किया गया है और इसमें प्रत्येक विद्यार्थी की एक आईडी और पासवर्ड बनाया जाएगा और उनकी प्रोफाइल रखी जाएगी। तो मैं सभी शिक्षकों को कहना चाहूंगी कि जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया उनकी जवाबदारी होगी प्रत्येक बच्चे का आईडी और पासवर्ड क्रिएट करा दें, उसकी प्रोफाइल बनवा दें और फिर उसको उनकी शिक्षकों के साथ ही बच्चों और शिक्षकों के लिए टीचर्स का हम ट्रेनिंग अभी 2 दिन का 4 जुलाई और 6 जुलाई को कर देंगे। बच्चों के लिए हम एक बड़ा वेबिनार जुलाई के द्वितीय सप्ताह में ऑर्गेनाइज करेंगे। ये कैरियर काउंसलिंग का जो हम लोगों ने पोर्टल तैयार कराया है, ये आई ड्रीम संस्थान और यूनिसेफ के सहयोग से हमने इसको ऑर्गेनाइज कराया है और हमने उनसे तिथि निर्धारित की है। बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है और स्पेशली 12वीं के बच्चों के लिए तो विशेष उपयोगी है, क्योंकि उनको आगे कैरियर का चयन करना है। तो इसकी डेट का हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे और इसको हम 2 राउंड्स में करेंगे, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम डायरेक्ट कैरियर काउंसलिंग यहाँ से भी करेंगे, प्लस टीचर्स भी इसमें विशेष ध्यान देकर उनको काउंसलिंग कराएंगे। मैं आपको एमपी एस्पायर पोर्टल के बारे में बताना चाहती हूँ। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, उनके पालक सुन रहे हैं, वो इस पोर्टल पर शासकीय विद्यालय का प्रत्येक बच्चा एक्सेस कर सकता है। उसको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। बच्चा इस पोर्टल पर जाकर देख सकता है कि उसके इसमें 460 कैरियर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। साथ ही साथ 6400 कॉलेजेस के नाम है जिस विषय में बच्चा प्रवेश लेना चाहता है, तो वहाँ के कहाँ कहाँ कॉलेजेस उपलब्ध हैं। 1050 तरह की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं विभिन्न विषयों के लिए, उसकी जानकारी इसमें उपलब्ध है। 930 से अधिक छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। बच्चों, ये अपने लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पढ़ाई विभिन्न स्तरों पर अपने को अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अपने लिए पढ़ना आसान हो जाता है और इसमें विद्यार्थी अपने मन पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसलिए उनको ये कैरियर ऑप्शन पोर्टल पर जरूर एक्सेस करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कैरियर को प्लान करना चाहिए। तो इसमें राज्य के अंदर के जो हमारे कैरियर ऑप्शन है वो दिखाएं, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के कहाँ कहाँ प्रवेश प्रक्रिया, उसके लिए क्या क्या पात्रता की शर्तें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी छात्रवृत्तियां इस पोर्टल पर दिखाई गई हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पोर्टल को जरूर एक्सेस करेंगे और इसके लिए जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो दी जा रही है और जुलाई के 2nd वीक में हम आपको एक तिथि निर्धारित करके ऑनलाइन आई ड्रीम से सीधे आपको इसके बारे में प्रशिक्षण दिलवाएंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है विद्यार्थी जब प्रवेश लेने आएगा तब वो अपना पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने शाला में आएगा, तो हमको विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि अभी मैडम ने भी आपको बताया था और आप सब अच्छे से भली भांति परिचित हैं कि ये जो कोरोना 19 है इससे फाइट करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, मैं एक बात के लिए आप सबको बधाई देती हूँ कि अभी जो 12वीं की परीक्षा मेरे शिक्षकों ने, प्राचार्यों ने ऑर्गेनाइज कराई, इतने स्मूथ तरीके से कराई और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे जब प्रवेश लेने आएंगे और पाठ्यपुस्तकें आप उनको प्रदान करेंगे तब भी सारे कोविड के इसकी सुरक्षा के जो नियम है उसका पालन करेंगे। हमको मास्क लगा के उनके बगैर बच्चों को नहीं आना है, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखना है। शाला में गेट पर ही हमें सैनिटाइजर अथवा पानी और साबुन की व्यवस्था जरूर रखिए। विद्यार्थी को हाथ धोने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दीजिए। और साथ ही साथ हमने बच्चों से ये भी अपेक्षा की क्योंकि बच्चा एक पौधा लाए साथ में या बीज लाए। बच्चे सोचेंगे हम पौधा कहाँ से लाएं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आम की गुठली लाओगे वो रोपोगे तो वो उग जाएगी, नींबू का बीज लाओगे वो लगाओगे तो नींबू का पौधा आएगा। नेक्स्ट,
तो आप इस तरह से अपने स्कूल में एक ना एक अपना पौधा लेकर आएंगे। विद्यार्थियों की अब प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विद्यालय में जब बच्चा आएगा तो उसको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक अलग मेंटल स्टेट से हमारे पालकगण, बच्चे और विद्यार्थी अभी गुजरे हैं विगत दिनों में। तो कोरोना संक्रमण में अपना ध्यान कैसे रखें, क्योंकि कोरोना की अभी जैसा आपको विदित है दवाई नहीं है, पर अगर प्रिवेंशन है तो वो उससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। तो हमको अपना इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए बच्चों को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बच्चों को ये भी बताना है कि घर को विद्यालय कैसे माने, घर में विद्यालय समझकर अध्ययन कैसे करें। और जैसा मैंने बताया था, जो बीज या पौधा लाएंगे तो अगर हमारे स्कूल में फेंसिंग है तो वहाँ पर ही बच्चे को पौधा लगवाएंगे। ये जरूर इंश्योर करें कि जहाँ भी बच्चा पौधा लाए, अगर स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है तो वो ग्रीन फेंसिंग से काम चला सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो बच्चा अपने गांव में जाकर भी इसको बीज को या पौधे को रोप सकता है, लेकिन उसको देखभाल करना और उसका नामकरण करना बच्चे की जिम्मेदारी है। जो नवीन गतिविधियां इस वर्ष मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने अपने जो 2 नए जिले आगर मालवा और निवाड़ी, वहां पर जिला उत्कृष्ट विद्यालय घोषित कर दिया है। वर्तमान में जो वहाँ उत्कृष्ट विद्यालय था उसको जिला उत्कृष्ट विद्यालय घोषित कर दिया गया है। तो इसमें अकॉर्डिंगली आप लोग एडमिशन्स देंगे, और साथ ही जितनी जिला उत्कृष्ट विद्यालय को सुविधाएं दी जाती हैं वो सब इन दोनों विद्यालयों को दी जाएंगी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे 200 मॉडल स्कूल्स चल रहे थे, जो अभी तक 9 से 12 कक्षा तक चल रहे थे, हाई सेकेंडरी स्कूल्स को अब हम लोगों ने माध्यमिक स्तर की कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया है। इस वर्ष हम प्रदेश के सभी 201 मॉडल स्कूल्स में कक्षा 6 प्रारंभ करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने कक्षा 6 में एक इंग्लिश मीडियम सेक्शन और कक्षा 9 में एक इंग्लिश मीडियम सेक्शन खोला है। मैं उन सभी पालकों को कहना चाहती हूँ कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे आरटी के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी पढ़े हैं तो वो हमारे मॉडल स्कूल में कक्षा 9 में प्रवेश ले सकते हैं, कक्षा 6 में इंग्लिश मीडियम सेक्शन में प्रवेश ले सकते हैं। और इसके लिए अगर जितनी सीटें, जितने आवेदन आएंगे तो लॉटरी के आधार पर ही हम इसमें ड्रॉ निकाल के उनको प्रवेश देंगे। नेक्स्ट, हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत अब बच्चों को जैसा है कि विद्यालय में नहीं आना है, अपने घर में ही रहकर पढ़ाई करना है। अब यहाँ पर चूंकि घर में ही पढ़ाई करना है, इसलिए उनके परिवार के सदस्यों की, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और मित्र, इन सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि हम सभी परिवार के सदस्यों को अपने बच्चों को उत्साह से मोटिवेट करना है, उनका उत्साहवर्धन करना है और उनको निरंतर मार्गदर्शन देना है कि उनका घर ही उनकी प्रथम पाठशाला है। विद्यार्थी को एक अच्छा माहौल घर में देना है, बड़े बुजुर्गों से उनको ज्ञान की बातें सीखना है ताकि उनका और उनकी जो अपनी वोकेबलरी है और उनका जो शब्दों का भंडार है वो और अधिक बढ़ सके। साथ ही मैं पालकों को विशेष सहयोग चाहूँगी कि वो घर में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चों को जोर से पढ़ने के लिए कहिए, चाहे वो अंग्रेजी पढ़े चाहे वो हिंदी पढ़े। और घर में अपना कितना भी बड़ा घर हो, घर में एक स्थान बच्चे को नियत करिए कि बेटा यहाँ बैठ के आपको पढ़ाई करना है। और मुझे सभी माता पिताओं से आग्रह करना है कि अपने बेटों को भी मोबाइल दें, अपनी बेटियों को भी मोबाइल दें। कहीं कहीं ये पता चलता है कि बेटियों को मोबाइल माता पिता नहीं दे रहे हैं। भैया, बेटियां भी आगे बढ़ेंगी और आपका नाम रोशन करेंगी। इसी तरह दूरदर्शन में भी जो दिखाना है, तो वो जो टीवी का टाइम जब हमारे कार्यक्रम आते हैं, मतलब जब शिक्षा विभाग के पाठ्य सामग्री प्रदाय की जाती है, उस समय में दूरदर्शन बच्चों के लिए ही खुले रहेंगे और बच्चे उनको निरंतर देखेंगे और अपने वीडियो प्रोग्राम्स देखेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये जो 16 जुलाई तिथि है, उस दिन से पूरा आपको सिंक्रोनाइज पाठ्यक्रम मिलेगा। आप चाहे तो डिजिलैब से पढ़ाई कर सकते हैं, आप चाहे तो टीवी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमने टाइम टेबल दिया है उसको फॉलो करना नितांत आवश्यक है। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से कहना चाहती हूँ, कक्षा 9 से अब आपके जीवन के एक नए उसकी शुरुआत होती है। आपका पूरा कैरियर आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पर निर्भर है। आपकी ज़िंदगी की ये नींव है। अगर हमारी नींव मजबूत होगी, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ, टाइम टेबल अवश्य फॉलो कीजिए। स्कूल में आप 6 घंटे पढ़ते हैं, हमने आपको इतना बड़ा टाइम टेबल नहीं दिया है, हमने आपको मात्र 4 घंटे का टाइम टेबल देंगे। तो प्रत्येक बच्चा जब स्कूल से वापस पाठ्य पुस्तकें लेकर जाएगा तो इंश्योर करे कि उसके साथ टाइम टेबल भी उसको मिल जाए। साथ ही साथ शनिवार को हम लोग जीवन कौशल शिक्षा देंगे, और शनिवार को ही जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसका अभ्यास किया जाना है। साथ ही साथ प्रत्येक टीचर से मेरा आग्रह है कि शनिवार के लिए एक टेस्ट प्रतिदिन, प्रति सप्ताह जो पढ़ाया है उस पर एक टेस्ट जरूर बनाकर बच्चों को देंगे, और बच्चे टेस्ट करके व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। और बच्चे टेस्ट करके अगर टीचर के संपर्क में पंचायत भवन में या सप्ताह में 1 दिन मुलाकात करते हैं तो उनको दे सकते हैं, और नहीं तो अपनी कॉपी तैयार करके रखेंगे। जैसे ही स्कूल खुलेगा हमारे टीचर उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट,
जो साप्ताहिक समय सारिणी है वो शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिलैब समूह के माध्यम से भी भेजी जाएगी। अगर स्कूल में आपको नहीं मिल पा रही है तो उसकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम इसके माध्यम से भी भिजवाएंगे। समय सारिणी बहुत क्लियर रहेगी, इसमें आपको पूरा लक्ष्य दिया गया, आपका टारगेट नियत किया गया है। मैं कामना से कहना चाहूँगी, हमारी एडिशनल डायरेक्टर कामना हमारे साथ है, ये अब आपको समय सारणी के बारे में जानकारी। सभी को नमस्कार। जैसा हम सबको पता है कि ये वर्ष जो है वो अन्य वर्षों से बिल्कुल अलग है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ सामान्यतः वर्षों में पढ़ाई की व्यवस्था होती थी। उस व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग तरह की व्यवस्थाओं के लिए ये जो सत्र है ये हमें प्रेरित कर रहा है। आप सबको पता है, जैसा अभी चर्चा हुई है, कि हमारा जो शैक्षणिक सत्र आरंभ होता है वो सामान्यतः 1 अप्रैल से आरंभ होता है। और आपको पता है कि अब हम जुलाई माह में भी स्कूल आरंभ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम अप्रैल से जुलाई तक देखें तो लगभग हमने 50 से 60 कालखंड खो दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सामान्यतः हमारे जो स्कूलों में कालखंड होते हैं उन कालखंडों में लगभग 180 कालखंड में हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा होता है। अब जब हम 50-60 कालखंड हमारे समाप्त हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमको अपने पाठ्यक्रम को भी रिवाइज करना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी और सभी राज्यों के स्तर पर भी किया जा रहा है। और जो पाठ्यक्रम सामान्यतः 180 कालखंड का है उसको अब घटाकर 130 से 150 के कालखंड तक लाया जा रहा है, ताकि जो विद्यार्थी हैं उन पर ज़्यादा बोझ न पड़े और बच्चे जो हैं वो आसानी से उस पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ पाएँ। तो जो पाठ्यक्रम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को बोझ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना समय अब कम हो गया है उस समय के आधार पर हम पाठ्यक्रम को भी कम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय, तो इससे स्पष्ट है कि हमको अब जो काम हम विद्यालय में बैठ के करते थे वो अब हमको घर पे करना शुरू करना पड़ेगा। यदि हम वो नहीं करेंगे तो शायद हमारी जो आगे की पढ़ाई है, न केवल इस साल की बल्कि उसके बाद जो हमारी निरंतरता डिपेंड करती है जिस पर कि हम अगले साल भी जो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे उससे हमारा जो लिंक है वो प्रभावित न हो। तो जो मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको इस वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़नी ही आवश्यक होगी, उनके लिए हमको विशेष प्रयास करना होगा। और उसी के लिए राज्य स्तर से हमने एक सभी जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके साथ चर्चा करके एक प्रत्येक कक्षा के लिए समय सारणी तैयार की है, जिसमें जैसे यदि हम कक्षा 9 के लिए बात करें तो सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 3 घंटे बच्चों को कम से कम घर पे पढ़ना पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि यदि आप स्कूल जाते, बच्चे यदि स्कूल आते तो सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल लगता है, तो उनमें से कम हमको उतने घंटे यदि हम स्कूल जाते और पढ़ते, तो यदि हम उतने घंटे नहीं पढ़ पाते हैं तो भी कम से कम हमको आधे मतलब उसका 50% तो घर पर पढ़ना ही होगा। तो कक्षा 9 के लिए जो हमने समय सारणी तय की है उसमें सभी बच्चों को सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे पढ़ना होगा। और इन 3 घंटों में हमने ये भी तय किया हुआ है, जैसा आप लोगों को पता है कि 10 बजे से 11 बजे तक कक्षा 9वीं के लिए दूरदर्शन पर भी प्रसारण होता है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी DGLEP के माध्यम से हम सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोस हैं वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो जैसा अभी आयुक्त महोदया ने भी बताया कि अब हम इसको सबको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, और जो दूरदर्शन पर आएगा वही जो DGLEP के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी आएगा। तो जो कक्षा 9वीं के लिए हमने अभी पाठ्यक्रम जो दैनिक समय सारणी बनाई है उसमें यह है कि 10 बजे से 11 बजे तक तो वो दूरदर्शन पर देखेंगे, अथवा जो DGLEP के माध्यम से जो व्हाट्सएप ग्रुप में सामग्री आ रही है उसको पढ़ेंगे, उसके माध्यम से पढ़ेंगे। और उसके अलावा 12 बजे से 12:30 तक और 12:30 से 1 बजे तक, मतलब लगातार 1 घंटा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ें, और 2 बजे से 3 बजे तक गणित और विज्ञान पढ़ सकते हैं। तो इससे 3 घंटे यदि आप रोज बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसीज हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट होगा।
शनिवार को जो भी हम सोमवार से शुक्रवार तक जो भी पाठ्यक्रम पढ़ेंगे उस पाठ्यक्रम का रिवीजन और दोहराव किया जाएगा शनिवार को। इसके साथ ही हम जीवन कौशल शिक्षा के जो का जो कंटेंट है, जो वीडियोस हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम कितना सीख पा रहे हैं, इसका असेसमेंट भी साथ साथ होता रहे। तो एक दिन जो है वो किसी एक विषय का टेस्ट इसमें आवश्यक रूप से होगा, ताकि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं घर पर ये भी ध्यान हमें पता चलता रहे और शिक्षकों को इसकी जानकारी होती रहे। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं के लिए जैसा आपको पता है कि 12 बजे से 1 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारण होता है और DGLEP के माध्यम से भी हम वीडियोस का प्रसारण करते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक हम प्रतिदिन जो प्रसारण करते हैं उसमें 2 विषय होते हैं, जिसमें 30 मिनट के 2 वीडियोस होते हैं और 2 सब्जेक्ट पर मार्गदर्शन दिया जाता है, 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। तो चूंकि 10वीं आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, इसलिए हमको कम से कम जो बच्चे हैं उनको 4 घंटे घर पर पढ़ना होगा। और उसके लिए ये जो दैनिक समय सारणी आपको दिखाई जा रही है, इस दैनिक समय सारणी के आधार पर यदि पढ़ेंगे तो सभी बच्चों के लिए बेहतर होगा। शनिवार को जैसा 9वीं के लिए बताया गया था, उसी तरह से 10वीं में भी शनिवार को सप्ताह में पढ़े गए पाठों का रिवीजन, दोहराव और जीवन कौशल शिक्षा के साथ ही एक विषय के टेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। कक्षा 11 के लिए थोड़ा सा समय हमको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर जो है वो स्ट्रीम्स में सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ मैथ्स लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, कुछ आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं। तो इसीलिए सोमवार से शुक्रवार तक, चूँकि बच्चे बड़े भी हो गए हैं और आगे चल के उनको इसी के माध्यम से वो अपना कैरियर भी डिसाइड करते हैं, इसलिए उनसे ये अपेक्षा होगी कि वो कम से कम 4 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। ये एक सुझावात्मक समय सारणी हमने दी है, लेकिन इस समय सारणी को आप अपने स्तर से परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तय करना है कि जो 4 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया है, उन 4 घंटे 20 मिनट में प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम 40 मिनट आप पूरे दिन भर में पढ़ लें। यदि आप इस समय सारणी को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। और यदि आप इसके अलावा आपको कोई समय और उपयुक्त लगता है तो आप उसको उससे इंटरचेंज करके अपनी समय सारणी भी बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी बच्चे जो हैं वो कम से कम 3 से 4 घंटे प्रतिदिन घर पे पढ़ें, तभी हमारा जो ये कार्यक्रम है कि हमारा विद्यालय हमारा घर हमारा विद्यालय वो सफल हो पाएगा, कि हम विद्यालय जिस तरह से जाकर पढ़ते थे उसी तरह से हम इस घर में भी विद्यालय की तरह का ही माहौल बनाकर और पढ़ें। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं के लिए भी है, जो मैंने आपको कक्षा 11वीं के लिए कहा वही सेम कक्षा 12वीं के लिए है। इसमें जो हम समय सारणी बना रहे हैं, उस समय सारणी को हमने बहुत विशेष रूप से इस तरह से डिसाइड किया है कि ऐसे टॉपिक्स को हम पहले आइडेंटिफाई हमने किया है जिनमें बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं, जिनमें शिक्षक के ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यदि उनको थोड़ा भी सहयोग मिलेगा तो बच्चे जो हैं वो आसानी से उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो हम जो साप्ताहिक समय सारणी देंगे उसके प्रारूप में हमने ये चीज़ें ली हैं कि वो कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं, उसके जो चरण हैं, उनका भी जिक्र होगा, और उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें उसके बारे में टिप्स भी उसमें दिए जाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने घर पे पढ़ पाएँ। और जो लिंक अवेलेबल हैं, जो वीडियोस अवेलेबल हैं, उन सब की लिंक भी उसमें शेयर की जाएगी। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप उस लिंक से देख पाएंगे, और यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी आप जो है वो उस पाठ को जो दूरदर्शन पर प्रसारित होगा उसको आप देख पाएंगे। लेकिन जिनके पास मोबाइल होगा निश्चित रूप से उनके पास ज़्यादा व्यवस्थाएं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी लिंक जो एडिशनल लिंक्स होंगी वो भी उनके लिए अवेलेबल हो पाएंगी। तो साप्ताहिक समय सारणी जो आपको दी जा रही है, उस समय सारणी के आधार पर सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षित होगा कि वो अपने घर पर पढ़ें, और जो हमारा अभी तक का लॉस हो गया है उसकी हम प्रतिपूर्ति तो पूरी तरह से शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ और जो पढ़ाई आगे की है उसको हम बेहतर तरीके से कर पाएँ। जैसा आप लोगों को पता है कि सामान्यतः यदि हमारा
अकादमिक सत्र शुरू हुआ होता तो हमारा त्रैमासिक परीक्षा हमारी निश्चित रूप से सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में होती है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, संभवतः हमारा त्रैमासिक मूल्यांकन नहीं हो पाए, तो उसके लिए भी यहाँ राज्य स्तर से प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया जा रहा है और सभी बच्चों के साथ शेयर किया जाएगा। जो बच्चे जो हैं वो अपने घर पर रहकर किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के आधार पर त्रैमासिक मूल्यांकन होगा। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा 9 में साइंस का जो पहला चैप्टर है उसमें ठोस, द्रव और गैस का टॉपिक दिया गया है। तो इसमें बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको बच्चे करके स्वयं करके, जैसे पानी को गर्म करने, उसको ठंडा करने पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उसको वो बहुत आसानी से अपने घर में करके देख सकते हैं और उस तरह के उसको उन्होंने कैसे महसूस किया उसका अनुभव भी वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत सिंपल तरह के प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जो बच्चे अपने स्तर पर करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चे जो हैं वो विज्ञान और अन्य विषयों के भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से करके सीख पाएंगे। एक जो साप्ताहिक समय सारणी है, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि उसका प्रारूप, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि कक्षा 10 में यदि हम देखें तो अभी इसमें मैंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 16 और 17 जुलाई का के लिए जो पढ़ाया जाना है उसके बारे में चर्चा की गई है। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो पद्य साहित्य का इतिहास है। इसमें रीतिकाल सब चैप्टर का नाम है। उसमें नामकरण, उसमें जो आगे कंटेंट दिया हुआ है वो नामकरण, प्रमुख कवि और प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिनको बच्चे को पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़े, इसके लिए टिप्स यहाँ पर तो बहुत शॉर्ट में दी गई हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में आपको जो मिलेगा कैलेंडर उसमें दी जाएंगी कि जैसे सबसे पहले किताब में दी गई सामग्री को ध्यान से पढ़ें, मुख्य बिंदुओं को किताब में पेंसिल से पहले हाईलाइट कर लें, फिर उन हाईलाइटेड जो बिंदु हैं उनको अपनी कॉपी में लिखें ताकि आप जब भी उसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाए कि आपने क्या पढ़ा था। तो इसी तरह से उसमें ये भी दिया जाएगा कि आपको इतना पोर्शन पढ़ने के बाद, क्योंकि हम 30 से 40 मिनट कह रहे हैं कि एक बच्चे को एक दिन में एक विषय 30 से 40 मिनट यदि पढ़ेगा तो लगभग 20 मिनट उसके पढ़ने के लिए होंगे और 20 मिनट लगभग अभ्यास करने के लिए होंगे। तो किस तरह के प्रश्न उसको अपने कॉपी में लिखने हैं उसके बारे में भी उसमें स्पष्ट रूप से दिया जाएगा। तो जैसे ये एक प्रारूप है, ये हिंदी का उदाहरण है, उसी तरह से अगले वाले पेज पर हमने अंग्रेजी का उदाहरण दिया है कि यदि कोई कविता है उसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कविता को पढ़ें, कठिन शब्दों को पहले रेखांकित कर लें, फिर ऐसे शब्द जिनका अर्थ आपको पता न हो तो उनका अर्थ डिक्शनरी से लिखें, उन कठिन शब्दों की स्पेलिंग याद करें, उनके अर्थ लिखें। तो इस तरह से जो छोटे छोटे काम हैं जो आप अपने स्तर पर आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए बच्चे को शायद टीचर के बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन सारे पाठ्यक्रम को उन टॉपिक्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और उन टॉपिक्स के आधार पर बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ सकेंगे और इसमें टीचर्स का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा। वो निरंतर रूप से अपने शिक्षकों से बातचीत करके उनको जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण भी दूरभाष पर प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं आयुक्त महोदय से आगे का प्रस्तुतिकरण करने का अनुरोध करना चाहूँगी। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितं धनम, तृतीय न अर्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो बच्चों, कामना ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अपने को अब आगे से किस तरह से पढ़ाई जारी रखना है। अब बात आती है जीवन जीने की कला। हर व्यक्ति को जीवन जीना भी एक कला है और इसके लिए आपको विदित होगा कि अपने स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा दी जा रही है। जो बालक बालिकाएं कक्षा 9वीं में आए हैं उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब वो इन पुस्तकों को देखेंगे। मैं बताना चाहूँगी ये जीवन कौशल शिक्षा का मॉड्यूल UNFPA के साथ सहयोग से हमने तैयार किया है और ये मॉड्यूल जो है उमंग, इसका नाम दिया गया है उमंग। और जो किशोर बालक बालिकाएं हैं उनको जीवन कौशल शिक्षा के जो 10 कौशल हैं उनके बारे में बताया गया है। आप देख रहे होंगे समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना एक कला है। आपका हर निर्णय आपका हर पल का निर्णय दूसरा पल निर्धारित करता है। समस्या समाधान, समस्या हर व्यक्ति की जिंदगी में, पर उसको समाधान कैसे क्या तरीका जाए। अवेयरनेस, जागरूकता नहीं तो आपको पता ही नहीं कि जीवन में आपके क्या क्या आगे रास्ते हैं। प्रभावी संवाद करके किस तरह से आप विभिन्न विवादों से भी दूर रह सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
अंतर्वैयक्तिक संबंध जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, चाहे निजी जिंदगी हो चाहे सांसारिक जिंदगी। समानुभूति, एम्पैथी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो सामने वाला व्यक्ति फील करता है वही अपन फील करें, अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधन करें और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो सोसाइटी में जो भी निरंतर आप देखते हैं कि कई तरह की समस्याएं आती हैं, अगर हम हमारे बालक बालिकाओं को जीवन कौशल की कला दे दें, जीवन जीने की कला सिखा दें, तो हमारे बालक निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो ये जो चारों मॉड्यूल हैं जीवन कौशल के, इसके बारे में हमने जैसा आपको बताया कि हम डिजिलैब के माध्यम से भी मटेरियल भेज रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको मटेरियल टीवी में भी इसका शनिवार को प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बच्चों ये बताना चाहती हूँ, जितने बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो जीवन में कभी घबराए नहीं। ये मॉड्यूल्स तो आपको करते हैं, आपके टीचर्स इसके लिए वेल ट्रेंड हैं, सभी प्रिंसिपल्स में ट्रेंड हैं और वो लोग बहुत अच्छे से आपके साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ जब रिजल्ट आता है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। मेरा सभी बच्चों से आग्रह है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा फेल भी होता है तो फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कोई भी चीज सीखने के लिए पहला प्रयास था अपना, पुनः अपन प्रयास करेंगे और पास कर लेंगे। कोई चीज जीवन में कठिन नहीं है, तो कभी जीवन में डरने की जरूरत नहीं। जीवन कौशल सीखें। इसके साथ ही भी कोविड में भी बच्चों के मन में तरह तरह के ख्याल आए, प्रत्येक बच्चे के मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं। तो हमने लोगों ने एक उमंग किशोर हेल्पलाइन भी चालू किया है। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि मुझे कोई कुछ तवज्जो नहीं देता, मुझे कोई कुछ समझता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता, या मैं ही हमेशा गलत होता हूँ, तो कई तरह के सवाल आते हैं और वो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सोचता है किसके पास जाए। मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ, ये उमंग किशोर हेल्पलाइन में हमारे पास बहुत ही अच्छे टिस बॉम्बे से ट्रेंड काउंसलर्स हैं। आप 14425 लगाइए। जब भी आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठता है आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 14425 और अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं। और ये हेल्पलाइन हमारी सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से शाम के 8 बजे तक जारी है। कोविड में भी बच्चों ने काफ़ी प्रश्न पूछे और कई तरह के प्रश्न इसमें आ रहे हैं। तो आप सब बच्चों को कभी भी मन में किसी भी प्रकार का भय हो या कोई चिंता हो, आप इस नंबर पर डायल करें। नेक्स्ट, अब जैसा मैंने बताया था, बच्चे जब प्रवेश ले लेंगे तो अब हमारे प्राचार्यों को क्या करना है। जैसे जो बच्चे, उनको 4 समूह में बांटना है। पहला समूह ऐसा है जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो वो अपना मोबाइल फ़ोन से हमारी शैक्षिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों के घर में टीवी है वो टीवी के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे। जिनके पास न तो टीवी और न मोबाइल फ़ोन है, ऐसे भी विद्यार्थी हैं, उनके हमको एक अलग समूह में रखना होगा। और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास मोबाइल या टीवी दोनों है लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं है, तो ऐसे हमको 4 समूहों में अपने विद्यार्थियों को बांटना होगा। नेक्स्ट, जब हम ये समूह बना लेंगे तो जैसा मैंने कहा, समूह 1 तो डिजिलैब के माध्यम से हमारी शैक्षिक सामग्री देख लेगा, समूह 2 टीवी है तो टीवी से पढ़ लेगा। पर अब प्रश्न आता है समूह 3 का। ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टीवी और मोबाइल दोनों नहीं है। मैं बताना चाहूँगी, पालक जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपके घर में टीवी है और आपके पड़ोस के बच्चों के घर में नहीं है, कृपया करके अपने घरों में उन बच्चों को आमंत्रित करें और उनको टीवी की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसी तरह ऐसे विद्यार्थी जिनके मित्रों के पास टीवी है वो अपने मित्रों के घर जाकर इस टीवी को देखें। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन अब उनके साथ बैठ के टीवी देख सकते हैं। विद्यार्थी अध्ययन कैसे करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से सभी सीईओ जिला पंचायतों को निर्देशित किया था और आप सभी मेरे टीचर्स ने ये बहुत अच्छी कार्रवाई की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन को हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए खुलवाया है। तो जितने घंटे टीवी में प्रसारण होता है प्रातः जो 10 बजे से 4 बजे तक, तो वो हमारा टीवी वो खुला रहता है, हमारा ग्राम पंचायत भवन। ग्राम में जो भी शिक्षक उपलब्ध है, मेरा उनसे अनुरोध है वो ग्राम पंचायत भवन में जाएं और जब जो बच्चे पंचायत भवन में टीवी देखने आते हैं वहाँ उनको टीवी भी दिखवाएं और वहीं के वहीं साथ में उनकी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर फॉलो करेंगे। अब बात आती है समूह 4 की, जो सबसे की जिन बच्चों के पास या मोबाइल है या टीवी है या दोनों है और फिर भी उनकी रुचि नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, अब चूंकि शिक्षक हमारे घर पर उपलब्ध नहीं है इसलिए ये जिम्मेदारी पालकों की है। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करें, उनके बड़े भाई बहन उनको मोटिवेट करें, उनके दादी नानी उनको मोटिवेट करें। विद्यार्थी शिक्षक जो है, मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी हमारे को पता चला है कि जो विद्यार्थी जो अच्छा बच्चा है, जो बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो विद्यार्थी शिक्षक की भूमिका अदा कर रहा है गाँव में और अपने मित्रों को साथ में बिठा के उनको अध्ययन करा रहा है। तो ये पीयर लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समूह 4 के लिए उनको बच्चों को जोड़कर प्रेरित कर उनको जरूर अध्ययन कराएंगे।
अब बात आती है प्राचार्यों की जिम्मेदारी की। प्राचार्यों की जिम्मेदारी हमने बहुत अलग से अच्छे से डिफाइन करी है। जैसा मैंने आपको बताया, सभी प्राचार्यगण आप लोगों ने 4 समूह बना लिए, उनको अलग अलग लिस्टिंग कर लिया है, मोबाइल, टीवी, जिनके पास दोनों नहीं है और जिनकी रुचि नहीं। अब इनके जो समूह हैं इनको हमको रजिस्टर में इनके नाम अंकित करिए और साथ ही फिर अपने शिक्षकों की संख्या देखिए। इन शिक्षकों को इनके बच्चों के समूहवार और इनको बांट दीजिए। प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई शिक्षक पालक होगा। जैसे घर में पालक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, घर में ही रहकर ये शिक्षक पालक बच्चों को मदद करेंगे, तो वो बच्चे उनके साथ निरंतर जुड़ा रहेगा और पूरा फ्री रहेगा। उसको कोई भी अध्ययन करने में दिक्कत आ रही है तो वो अपने टीचर से शेयर करेगा। बच्चों की बराबर अध्ययन की प्रगति प्राप्त करेंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय कॉन्सेप्ट में अपन टीचर शिक्षक पालक का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो हर बच्चे के लिए एक शिक्षक पालक भी रहेगा। साथ ही माता पिता की भूमिका बहुत अहम रहेगी। माता पिता से मेरा विशेष आग्रह और बड़े भाई बहनों से कि अपने छोटे भाई बहनों को भी मोटिवेट करके शिक्षक से जोड़े रखिए और टीचर से स्वयं भी बात करेंगे पालक और बच्चों की भी बात कराएंगे। और प्रतिदिन जो इनका ये जो अभियान है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आसपास के बच्चों को जो आज कार्यक्रम नहीं भी सुन पा रहे हैं उनको अवगत कराएंगे। सप्ताह में एक दिन कम से कम 5 बच्चों के घर जाकर जब प्राचार्य महोदय जाएंगे तो बच्चे और पालक बहुत खुश होंगे और वो उनसे अपनी सब बात भी शेयर करेंगे और प्राचार्य भी निगाह रख सकेंगे कि उनका छात्राएं रिकॉर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, या अपन को फीडबैक मिलेगा कि अपन अपनी व्यवस्था में और क्या सुधार ला दें कि अपने बच्चे और अच्छे से अभ्यास कर सके। प्राचार्यों का ये जरूर कहना चाहूंगी कि साप्ताहिक मूल्यांकन की व्यवस्था पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है। हर शनिवार को अभ्यास कार्य कराना अनिवार्य है और उसका मूल्यांकन किया जाना है। नेक्स्ट, जैसा भी मैंने आपको बार बार कहा कि इसमें हम पालक सह शिक्षक की भूमिका होगा। जो हमारा पेरेंट है वो हमारा को टीचर है। तो परिवार में कक्षा 9 से 12वीं में आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये बहुत बड़ी कक्षा है, इस कक्षा के बच्चे को तो टीचर ही पढ़ा सकता है, हम नहीं पढ़ा सकते। हमारा आपसे आग्रह है कि जो कंटेंट हम आपको भेज रहे हैं और जो टाइम टेबल हमने भेजा है, मैं सभी पालकों को बताना चाहती हूँ कि हमने पुस्तक में से जो सरल अध्याय हैं जिसमें टीचर की आवश्यकता ना हो के बच्चा स्वयं भी पढ़ सकता है, उन्हीं अध्यायों को चिन्हांकन किया है। वही पाठ्यक्रम पर सामग्री पढ़ने के लिए हम टाइम टेबल में बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि जो कठिन पाठ है वो तो हमारा स्कूल खुलेंगे तब टीचर पढ़ाएंगे। इसलिए कभी कभी आप सारिणी में देखोगे कि पाठ 1 की जगह पाठ 5 लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पाठ 5 ऐसा सरल पाठ है जो बच्चा स्वयं पढ़ सकता है। अगर टीचर नहीं भी तो हमारा कंटेंट में इतनी चीजें वो वीडियो देखकर सीख सकता है और पढ़ सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि टाइम टेबल आप अपने घर में चिपकवा दीजिए एक दीवार पर, और बच्चे का भी ध्यान रहेगा, आपका भी ध्यान रहे। बच्चे को घर में एक स्थान दीजिए, एक कोना दीजिए जहाँ पर बच्चा बैठ के शांति से पढ़ाई कर सके, उसको शिक्षा का कोना समझिए। और टीवी और एंड्रॉयड जो हमारे स्मार्ट फोन्स हैं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर आप खेत पर जाते हैं, आप अपना मोबाइल लेकर जाते हैं, कोई बात नहीं, शाम को घर आए तो बिल्कुल नहीं भूलिए अपने बच्चे को मोबाइल देना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये मेरा आप सभी पालकों से आग्रह है कि अब आपको शिक्षक की भूमिका निभानी है। आगामी 1 माह या 1.5 माह जितना भी समय लगेगा स्कूल खुलने में, कक्षा 9 से 12 बहुत ही मेरे बच्चे गंभीर हो चुके हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने बच्चों को पालक सह शिक्षक की भूमिका निभाते हुए जो शिक्षक कक्षा में जितना माहौल देते हैं वैसा ही माहौल घर में बनाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आती है विद्यार्थियों की जिम्मेदारी। बच्चों, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बच्चों, जब रस्सी पत्थर को काट सकती है, हम और आप नहीं पढ़ सकते क्या? हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है, आप सब के लिए अपन ने इतनी अधिक व्यवस्था की है कि आपको अगर डिजिलैब से मोबाइल मिल जाता है बहुत अच्छा है, नहीं मिल जाता है टीवी तो हर गांव में, और ग्राम पंचायत जिस गांव में वो पंचायत भवन में आपको अनिवार्यता जाके देखना है। मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम है स्कूल में जाकर प्रवेश अपना लेने के साथ ही पुस्तकें प्राप्त करना, पुस्तकों के साथ टाइम टेबल लेना, टाइम टेबल लेकर घर आना, दीवार पर चिपकाना, दीवार पर चिपका के अपना किताब पेन पेंसिल तैयार रखना। बेटा, पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। सिर्फ मौखिक याद कर लोगे उससे काम नहीं चलेगा। पढ़िए और लिखिए। अंग्रेजी की कक्षाओं को जरूर अटेंड कीजिए। 10 बजे से 10:30 तक जो हमारी कक्षाएं चलेंगी उसको प्रतिदिन आप अटेंड करोगे। करियर काउंसलिंग पोर्टल के लिए हम आपको अगले जुलाई में अभी आपसे फिर बात करेंगे। उसके पहले हम आपके टीचर्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीचर, जब आप स्कूल में 11वीं कक्षा में एडमिशन ले रहे हो
अनिवार्यता अपने शिक्षक से संपर्क करो और करियर काउंसलिंग के बारे में जानो। आप अपना इंटरेस्ट टीचर के साथ डिस्कस करो, अपना एटीट्यूड बताओ कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। टीचर आपकी प्रगति और देखकर आपको गाइड करेगी। 11वीं में विषय का चयन सही रूप से कर लीजिए। स्वयं पढ़ने के साथ साथ अपने जो छोटे भाई बहन है उनको पढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। जरूर अपने गाँव में, अपने आसपास अपने छोटे भाई बहनों की मदद कीजिए। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी। हमारे शिक्षकों ने गत वर्ष अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट, न सिर्फ रिजल्ट लाया है वरन आपने विगत 3 माह में भी विभिन्न कोर्सेज अटेंड किए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देती हूँ सीएम राइज में। सीएम राइज में अपने आप को रजिस्टर करा के और बराबर सारे सर्टिफिकेट्स हासिल करना शुरू कर दिए, विच इज़ वेरी गुड। अभी हम आगे का पूरा अपना कंटेंट सीएम राइज पे ही देने जा रहे हैं। तो शिक्षकों को मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने विद्यालय में जितने छात्र हैं और आपके प्राचार्य के साथ बैठकर आपने जो छात्रों का डिवीजन कर लिया है तो विषयवार अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ लीजिए। आप ही उनके शिक्षक पालक की भूमिका भी अदा करेंगे। बच्चे घर में रहकर पढ़ेंगे पर प्रतिदिन जैसे अपन अपने बच्चों को मॉनिटर करते हैं, ये मेरे शिक्षकों से अनुरोध है कि वो उस बच्चे को अपने बच्चे जितनी मेहनत से पढ़ाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 1-1.5 महीने को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आज 1 जुलाई प्रारंभ हो गया है। हम आगामी 1.5 माह में इतनी प्रगति कर लेंगे कि बच्चा जब स्कूल आएगा तो सब बच्चे हमारे एट पार एक लेवल पे रहेंगे। आप इंश्योर करें बच्चे के पास साप्ताहिक टाइम टेबल होना चाहिए, उसके घर में टाइम टेबल चस्पा हुआ होना चाहिए और उसके मान से वो अपना प्रतिदिन आप एक रजिस्टर संधारित करेंगे। और आप भी 5 बच्चों से न्यूनतम 10 बच्चों जितनी आपकी कैपेसिटी, आप संपर्क भी करेंगे और दूरभाष पर भी संपर्क कर सकते हैं और दूरभाष से भी बच्चों की प्रगति लेते रहें। और व्हाट्सएप पे जो बच्चा पेपर सॉल्व करके भेजता है उसको चेक करें, उसको वापस बताएं, उसकी गलतियों को बताएं, उनको सुधारें। तो कॉपी चेकिंग का जो अभियान हम लोग स्कूलों में चलाते थे वो अब आपको इन बच्चों को व्हाट्सएप पर चलाना है। और जो बच्चे संपर्क में हैं उनके ग्राम पंचायत भवन में जाके मदद कर सकते हैं, घरों में संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, साप्ताहिक टेस्ट पेपर तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है प्रत्येक शिक्षक हमारी द्वारा भेजी हुई सामग्री प्रतिदिन पढ़ रहा है। जैसे ही आपको डिजिलैब का मटेरियल मिलता है सबसे पहले आप स्वयं पढ़ते हैं, उसके बाद आप बच्चों को शेयर करते हैं, शाम तक आप बच्चों से इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। पर शनिवार को टेस्ट पेपर देना शुरू कर दीजिए ताकि बच्चे की कॉपी संधारित हो जाए। बच्चा उसमें पेपर सॉल्व करके अपना निरंतर रखेगा। जो पाठ पढ़ेगा 5 दिन उसके बारे में उसका टेस्ट हो जाएगा, बच्चे का असेसमेंट हो जाएगा और आप अपने बच्चों के लेवल को मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चा जब स्कूल आया तो किस लेवल पर है। और ऐसे गांव जहां विद्यार्थी अधिक हैं और वो बहुत अधिक दूर से आते हैं वहां पे ग्राम पंचायत भवन में एक दिन जाकर अपन बच्चों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और बच्चों से नियमित अभ्यास करवाएंगे। शिक्षकों की कैरियर काउंसलिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को तो हमें मदद करना ही करना है, पर 11वीं के बच्चों को कैरियर का चुनाव करने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। बच्चे जब प्रवेश लेने आएंगे प्लीज़ एंश्योर आपका बच्चा 11वीं कक्षा में उसी विषय में वही स्ट्रीम चुने जिसमें उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि जीवन भर नहीं तो बच्चा फिर पछताता है। उसका 11वीं बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ उसकी कैरियर काउंसलिंग करिए और उसको फील्ड का चुनाव कराइए। नेक्स्ट, अब हमारे बीईओज डीईओज जितने भी मॉनिटरिंग अधिकारी हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि इस अभियान हमारा घर हमारा विद्यालय को सफल बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें इंश्योर करना है आप भी कम से कम 5-5 बच्चों से संपर्क करें और आप भी इन बच्चों से साप्ताहिक समय सारणी पहुंच रही है कि नहीं, डिजिलैब का मटेरियल मिल रहा है कि नहीं। पालकों को मोटिवेट कीजिए। अभी भी 21 लाख में से 6.5 लाख पालक जुड़े हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, वो बच्चों को पढ़ाने क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जरा चेक करिए। अगर उनके यहाँ टीवी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, वो टीवी से अपने बच्चों को दे दें, कोई दिक्कत नहीं। पर प्लीज़ एंश्योर बच्चा घर में, मोहल्ले में, नेबर के यहाँ जाकर ये पढ़ाई ज़रूर करेगा। प्रतिदिन गांव, शहर, वार्ड में इस अभियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। इसको शिक्षक और अभिभावक उनको इन दोनों की है कि वो जो बच्चों की चिंता होती है उसको हल करने में शिक्षक और अभिभावकों को आप भी मदद करेंगे। अब राज्य स्तर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इस नंबर पर पालक, शिक्षक, विद्यार्थी जब ये अभियान चलाएगा तो आप हफ्ते में 15 दिन में जो भी आपको अच्छा लगता है वो हमारे साथ सक्सेस स्टोरी, कहानी, सफलता की कहानी के रूप में, फोटो, वीडियो के रूप में शेयर कर सकते हैं। ये हम इसलिए शेयर कराना चाहते हैं कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं अनूठा जो हमारे दूसरे साथी भी कर सकते हैं, हम वो सब के साथ आपकी शेयर करेंगे, आपकी कहानी सफलता की या आपके फोटोज़ और वीडियोस, ताकि हमारे दूसरे शिक्षक साथी भी एक दूसरे से पीयर लर्निंग कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें और हमारे बच्चे भी एक दूसरे से सीख सकेंगे और आगे अपने सफलता के कदम आगे बढ़ाएंगे।
इसी तरह जो निर्धारित पाठ्य सामग्री हमारी अब निरंतर अभी जारी रहेगी। दूरदर्शन से भी हमारा एग्रीमेंट आगे हो चुका है, डिजिलैब के माध्यम से भी हमारी निरंतर और अंग्रेजी की सामग्री अभी निरंतर 31 जुलाई तक हमारी ये सामग्री आपको भेजी जाती रहेगी और हम इसको आगे भी कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, सीएम राइज के बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे शिक्षकों में से 3,10,131 शिक्षक, पहला कोर्स तो पंजीकरण का था, जो कोर्स 2 प्रारंभ किया उसमें 3,10,000 शिक्षकों ने पंजीकरण किया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण के प्रति रुझान देखते ही बनता है और 2,72,000 लगभग 85% हमारे टीचर्स ने पहला कोर्स पूर्ण कर लिया, 73% टीचर्स ने कोर्स 3 भी पूर्ण कर लिया और अभी कोर्स 4 जो चल रहा है दूरस्थ शिक्षण का, वो हमारे 61% टीचर्स पूरा कर चुके हैं। मैं आगे बताना चाहूँगी 9 to 12 के जितने टीचर्स उनको बताना चाहूँगी कि जो प्रशिक्षण हम लोग ग्रीष्मकालीन अवकाश में कंटेंट का देते थे वो इस साल दीक्षा पोर्टल पर देने जा रहे हैं। तो अभी तक के जो हमारे बेसिक कोर्सेज थे वो 1 to 12 के चल रहे थे। आगामी 2 मॉड्यूल्स और हम 1 to 12 के आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अगला मॉड्यूल जो हम 10 जुलाई से लॉन्च करेंगे दीक्षा पोर्टल पर, वो होगा कोरोना से बचाव के उपाय। उसमें हम आपको उसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, सोच में परिवर्तन, किस तरह से अपने सोच में, थिंकिंग में पॉजिटिविटी आए, अपने इमोशंस को कैसे अपन मैनेज कर सकेंगे, मन की व्यायामशाला के बारे में जानकारी देंगे और कोरोना के से किसी भी प्रकार का भय न रहे उसके लिए किस तरह से विद्यार्थियों की कोरोना के संक्रमण में कैसे काउंसलिंग करें। तो ये सब इतना महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे शिक्षकों को अवेयर करें, शिक्षकों को ट्रेन करें कि वो इन सब विषयों पे अच्छे से गंभीरता से समझ सकेंगे और जब शिक्षक हमारा अच्छा ट्रेंड होगा तो वो आगे जाके बच्चों की, विद्यार्थियों की फिर अच्छे से काउंसलिंग कर सकेगा। इसीलिए हमने इनके लिए जो प्रशिक्षण आप लोगों का रखा है वो दिनांक 3 जुलाई और 6 जुलाई को हम ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग का आपको इसमें कैरियर काउंसलिंग का भी प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, ये जो दीक्षा पोर्टल है, सॉरी ये बताना चाहूँगी 10 जुलाई से हमारा दीक्षा पोर्टल लॉन्च होगा जिसमें हम मेंटल हेल्थ के मॉड्यूल देंगे और जो 3 और 6 जुलाई है उसमें हम कैरियर काउंसलिंग का ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि 3 और 6 जुलाई को देना अनिवार्य है ताकि बच्चे जब बुक्स देने आएंगे तब आप उनकी काउंसलिंग करके उनका यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट कराएंगे। नेक्स्ट, अब ये है हमारी अंतिम स्लाइड। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो आज हमने आपके सामने प्रस्तुति दी है इसमें हमारे बहुत सारे सहयोगियों ने हमको बहुत साथ दिया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी साथ ई टीम का। साथ जो है ये एक सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है, जिनके साथ मिलकर हमने ये जो डिजिलैब डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम तैयार किया है। साथ टीम में बहुत ही अच्छे IIT के एक्सपर्ट्स हैं और ये जो हमारे को प्रोजेक्ट मिला हुआ है ये निरंतर हम लोग को मदद कर रहे हैं और हमारे साथ दक्षता उन्नयन और ब्रिज कोर्स जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाते हैं। तो डिजिलैब प्रोग्राम हमारे कक्षा 1 से 12 तक के गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करके प्रदान करने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ मध्य प्रदेश दूरदर्शन का। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि जो क्लासरूम कार्यक्रम चल रहा है हमारा कक्षा 9 से 12 तक, प्रत्येक 1-1 घंटे की 4 घंटे की जो कक्षाएं दी जा रही हैं, दूरदर्शन ने हमको 2 घंटा निःशुल्क इसमें प्रदान किया है। उसके लिए उनका विशेष आभार और हमारे कार्यक्रम को BRD में कन्वर्ट करके प्रसारित करने के लिए बहुत बहुत दूरदर्शन का आभार। अब बात आती है अंग्रेजी की। मैं मैरिको जो निहार शांति है, जिनकी पाठशाला फनशाला प्रोग्राम भी जो चलाते हैं, जो दूरदर्शन पर इसका जो प्रसारण हो रहा है प्रतिदिन 10 बजे से 10:20 तक, आओ अंग्रेजी सीखें। इतना सरल और इतना व्यवस्थित कार्यक्रम ये जो चला रहे हैं जिसका फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभार देना चाहूँगी मैरिको निहार शांति का। इसके अलावा मेरे को बताते हुए खुशी है कि हम जैसे ही ये कोरोना संक्रमण हुआ और हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और जैसा आपको विदित है कि हमारे शासकीय विद्यालय के बच्चों की एक्सेस बहुत सारे संसाधनों तक नहीं होती है, तो हमारे प्रदेश के जितने केबल ऑपरेटर्स हैं ये आगे आए और उन्होंने हमारे मटेरियल को निःशुल्क वीडियोस पे दिखाया है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही उमंग जो हमारा मॉड्यूल लॉन्च कराया कक्षा 1, जो हमारा शनिवार को प्रोग्राम आ रहा है, जीवन कौशल शिक्षा का जो डिजिलैब पे मटेरियल जा रहा है, उसके लिए हम UNFPA का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अंत में सबसे विशेष धन्यवाद मैं देना चाह रही हूँ MP एस्पायर पोर्टल को, जिन्होंने हमारे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग, पूरे कैरियर का निर्धारण जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे का कोई इंटरेस्ट होता है, कोई इंक्लिनेशन होता है और साथ ही साथ उसका एक एटीट्यूड को देखते हुए बच्चे को चयन करना है।
दुनिया विशाल है, पर जैसा टेक्नोलॉजी है उसने दुनिया को एक बहुत क्षणिक उसमें मुट्ठी में ला दिया है। वही उन्होंने कैरियर काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च करके MP एस्पायर पोर्टल बनाया है, और ये यूनिसेफ ने इसमें हमारा सहयोग किया, और इसमें आई ड्रीम्स एक फाउंडेशन है जिसने हमारे लिए ये काम किया है, उनको हम विशेष रूप से आभार देते हैं। साथ ही अभी निरंतर इनका सहयोग हमारे साथ आगे जारी रहेगा और हमारे बच्चों को हम आगे शीर्ष पर ले जा पाएंगे। अंत में बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चों अभी तो ये पड़ाव है, हमें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब हमारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह दुनिया में छा जाना है, दुनिया में छा जाना। तो बच्चों खूब मेहनत करना है, खूब परिश्रम करना है। और अंत में फिर पुनः दोहराऊंगी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बेटे आप सब जानते हो कि अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो हिरन अपने आप उसके मुंह में चल के नहीं आता। तो जब शेर को भी मेहनत करना पड़ती है तो हम और आप तो इंसान है बेटा, जितना उद्यम करेंगे हमारे सारे मनोरथ हासिल होंगे। खूब ऊंचा सोचिए, खूब ऊंचा सपना देखिए और एक संकल्प लीजिए और उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ईश्वर, मैं आपको फिर कहना चाहती हूँ कि अगर हम संकल्प ले लेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, हम निश्चित उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ज़रूरी है सपने देखना, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे बच्चों, मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ। 1 जुलाई आ गई, नए सत्र की शुरुआत। बहुत बहुत थैंक यू।